नमस्कार। आज हम भारत में ब्रिटिश राज को एक अलग ही नजरिए से देखने वाले हैं। ये कहानी है एक सोची समझी आर्थिक लूट की, एक ऐसे सिस्टम की जिसे सिर्फ और सिर्फ साम्राज्य का खजाना भरने के लिए बनाया गया था। ये सवाल काफी बड़ा है ना? कि आखिर किसी देश की दौलत गायब कैसे हो जाती है, कहाँ चली जाती है। बस इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे हम इस विश्लेषण में, और खास तौर पर ये देखेंगे कि भारत के साथ क्या हुआ। अपनी बात को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। पहले देखेंगे कि ये औपनिवेशिक आर्थिक मशीन थी क्या, फिर जानेंगे कि कैसे पूरे उपमहाद्वीप का दोहन हुआ, कैसे एक चलती फिरती अर्थव्यवस्था को तोड़ा गया, इसका समाज पर क्या असर पड़ा, और आखिर में ये अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि भारत में जो भी ब्रिटिश आर्थिक नीतियां थीं वो कोई इत्तेफाक नहीं थीं। नहीं, ये सब एक बहुत ही सोचे समझे डिज़ाइन का हिस्सा थीं। और यही इस पूरी कहानी का सार है। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के सीधे शासन तक हर पॉलिसी, हर नियम का बस एक ही मकसद था: भारत से कच्चा माल निकालो, उसे ब्रिटेन भेजो और सारा मुनाफा वापस घर ले जाओ। भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ब्रिटिश हितों के अधीन कर दिया गया था। तो इस लूट का सबसे पहला और सबसे मजबूत पिलर क्या था? वो था जमीन और खेती पर कब्जा। अंग्रेजों ने पूरे भारत में अलग अलग तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी भू राजस्व प्रणालियां लागू की, जिनका असल मकसद सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना था। तो सबसे पहले आया परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त। ये सिस्टम बंगाल में लागू किया गया। अब देखिए, इसमें सरकार ने जमींदारों से मिलकर लगान की एक रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दी। अब सोचिए, फसल अच्छी हो, खराब हो, बाढ़ आए या सूखा पड़े, किसान को उतना ही लगान देना है। नतीजा, किसान कर्ज के बोझ तले दबता चला गया। इसके बाद आई रैयतवाड़ी प्रणाली, जिसे मद्रास और दूसरे इलाकों में लाया गया। यहाँ सरकार सीधे किसानों से टैक्स लेती थी, जिन्हें रैयत कहते थे। हाँ, बिचौलिए तो हट गए, लेकिन टैक्स की दरें इतनी ज्यादा थीं कि किसानों की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। और फिर थी महालवाड़ी प्रणाली, जो पंजाब जैसे इलाकों में अपनाई गई। इसमें किसी एक किसान से नहीं, बल्कि पूरे गांव या महाल से इकट्ठा लगान वसूला जाता था। तरीका भले ही अलग था, पर असर वही था। गांव के गांव आर्थिक बोझ से टूट रहे थे। तो नाम चाहे कुछ भी हो, स्थायी, रैयतवाड़ी या महालवाड़ी, इन सब सिस्टम्स का नतीजा एक ही निकला: किसानों पर हद से ज्यादा टैक्स, गांव-गांव में फैला कर्ज का जाल, लोगों के लिए खाने की कमी और खेती का जबरदस्ती कॉमर्शियलाइजेशन। मतलब लोगों के खाने के लिए अनाज नहीं, बल्कि ब्रिटेन के कारखानों के लिए नकदी फसलें उगाई जाने लगी। अब आते हैं आर्थिक शोषण के 2 और बड़े हथियारों पर। पहला था ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन का निकास, और दूसरा था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी भारत के अपने उद्योगों को तबाह करना। इस मामले में दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि कैसे हर साल लाखों करोड़ों पाउंड की दौलत भारत से ब्रिटेन जा रही थी, एक तरफा। मतलब पैसा सिर्फ जा रहा था, बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा था। और इसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी। और इस लूट का असर वो इन आंकड़ों में साफ दिखता है। स्कॉलर शशि थरूर बताते हैं कि जब अंग्रेज भारत आए तो वर्ल्ड जीडीपी में भारत का हिस्सा 20% से भी ज्यादा था, और जब वो गए तो ये गिरकर 3% से भी नीचे आ चुका था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी आर्थिक तबाही थी। अब देखिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का खेल। अंग्रेजों के आने से पहले भारत, खासकर टेक्सटाइल्स में, दुनिया का एक बड़ा इंडस्ट्रियल पावर हाउस था। लेकिन ब्रिटिश पॉलिसीज ने भारत के पारंपरिक उद्योगों को सिस्टमैटिकली खत्म कर दिया। भारत को सिर्फ कच्चा माल जैसे कपास एक्सपोर्ट करने वाला देश बना दिया गया, और फिर वहीं से बने महंगे कपड़े वापस खरीदने पर मजबूर कर दिया गया। चलिए आर्थिक आंकड़ों से आगे बढ़कर अब देखते हैं कि इन सब का आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर हुआ, क्योंकि नीतियों का असली असर तो लोगों पर ही पड़ता है। और यहाँ ये असर अकाल और भयंकर गरीबी के रूप में सामने आया। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि अकाल इसलिए नहीं पड़ते कि खाना कम होता है, बल्कि इसलिए पड़ते हैं क्योंकि लोगों के पास उस खाने को खरीदने या उस तक पहुंचने का हक ही छीन लिया जाता है। इस एक विचार ने अकालों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। सेन की इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है 1943 का बंगाल का अकाल।
उस वक्त बंगाल में लाखों लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत मुनाफे के लिए वहां से अनाज बाहर भेज रही थी। साफ था, लोगों की जान से ज्यादा जरूरी मुनाफा था। तो कुल मिलाकर समाज पर इसका असर बहुत ही भयानक था। देश में बड़े पैमाने पर गरीबी फैल गई, सामाजिक भेदभाव और गहरा हो गया, हमारे सदियों पुराने उत्पादन के तरीके और ज्ञान खत्म हो गए, और बंगाल जैसे कई इलाकों को दूसरों से कई ज्यादा तबाही झेलनी पड़ी। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे इसी आर्थिक शोषण ने आज़ादी की लड़ाई की आग को और भड़काया, और आज़ादी के बाद भी हमारे सामने किस तरह की चुनौतियां खड़ी कर दी। देखिए, जब दर्द और शिकायतें पूरे देश में एक जैसी हों तो वो लोगों को जोड़ देती हैं। यही हुआ। आर्थिक तंगी एक ऐसी ताकत बन गई जिसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। दादा भाई नौरोजी से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना तक बड़े बड़े नेताओं ने इन्हीं आर्थिक मुद्दों को अपनी आवाज बनाया और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। और ये कहानी आज़ादी पर खत्म नहीं होती। अंग्रेजों ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक ढांचा छोड़ा था, वो विकास के लिए बना ही नहीं था, वो तो शोषण के लिए बना था। इसीलिए आज़ादी के बाद भारत और दक्षिण एशिया के बाकी देशों के सामने एक टूटी फूटी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने की बहुत बड़ी चुनौती थी। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ रुकते हैं कि वो जो औपनिवेशिक आर्थिक विरासतें हैं, वो आज भी भारत जैसे पोस्ट कॉलोनियल देशों के विकास को किस तरह से प्रभावित कर रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास और भविष्य दोनों में ढूंढा जा रहा है।